Good morning, students. So in the last lecture we have discussed regarding the calculation of number of particles per unit cell, and in that we have completed the simple unit cell and body centered unit cell. Today we will calculate the number of particles present in the face centered unit cell. Okay, so in the face centered unit cell there are 8 particles at corner and 6 particles at face center. This is the situation. So I have drawn here. ये मैंने ड्रॉ किया है इधर. तो क्या होता है कि फेस सेंटर्ड यूनिट सेल में 8 पार्टिकल होते हैं कॉर्नर को और 6 पार्टिकल होते हैं फेस सेंटर को. नाउ व्हाट वी नो दैट द contribution of each corner particle is 1/8. Okay, therefore total contribution towards a unit cell is equal to 8 into 1/8, which is equal to 1. Likewise, we know that the contribution of face center particle is 1/2, and then for what we can write, contribution of six particles is equal to 6 into 1/2, which is equal to 3, and hence the total number of particles is equal to contribution of corner particle plus contribution of face center. So this contribution of corner particle is 1, and the contribution of face center particle, that is total 3 particles, or total contribution of corner particle is equal to 1, and the total contribution of face center particle is 3, and that's why the total number of particle in a face centered unit cell, it is 4. So this is what regarding the face centered. We will discuss once again.
फेस सेंटर्ड यूनिट सेल में क्या होता है, कॉर्नर को 8 पार्टिकल्स होते हैं और फेस सेंटर को 6, फेस के सेंटर को 6 पार्टिकल होते हैं। अभी हमें क्या पता है कि कंट्रीब्यूशन जो है कॉर्नर पार्टिकल का, हर एक कॉर्नर पार्टिकल का कंट्रीब्यूशन टूवर्ड्स द यूनिट सेल होता है 1/8, और उसके वजह से टोटल कंट्रीब्यूशन अगर हम कैलकुलेट करें कॉर्नर पार्टिकल का तो क्या होगा, 8 × 1/8 उसका विच इज इक्वल टू 1 होगा, इज इक्वल टू 1 होगा। और कंट्रीब्यूशन ऑफ फेस सेंटर पार्टिकल टुवर्ड्स द यूनिट सेल, ओके, ईच पार्टिकल का कंट्रीब्यूशन कितना है, 1/2 है। और टोटल कंट्रीब्यूशन ऑफ 6 फेस सेंटर पार्टिकल इज इक्वल टू 6 × half which is equal to 3, and hence total number of particle present in the क्या बोल रहे हैं, टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल प्रेजेंट इन द फेस सेंटर्ड यूनिट सेल इज इक्वल टू कॉर्नर के पार्टिकल का कंट्रीब्यूशन प्लस फेस सेंटर के पार्टिकल का कंट्रीब्यूशन। इसको अगर हम मिला देते हैं तो 1 + 3 होगा और इसका आंसर क्या मिलेगा, हमें 4 मिलेगा। तो अभी हमने क्या क्या सीखा, देखो ये याद रखने का है आपको कि सिंपल यूनिट सेल है, सिंपल यूनिट सेल, तो इसमें टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल कितने होते हैं, इधर मैं लिखता हूँ टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स। वो एटम हो सकते हैं, आयंस हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, हम एटम्स की बात करेंगे अभी। तो सिंपल है तो 1 होता है, अगर बॉडी सेंटर्ड है यूनिट सेल, बॉडी सेंटर्ड है यूनिट सेल तो इसमें 2 पार्टिकल्स होते हैं, और अगर फेस सेंटर्ड है, फेस सेंटर्ड है तो इसमें क्या होते हैं, 4 पार्टिकल होते हैं। ठीक है, अभी इसकी मदद से हम 2 चीज़ें करने वाले हैं, एक पैकिंग इफ़िशियंसी करेंगे, पैकिंग इफ़िशियंसी, और दूसरी चीज़ फॉर्मूला डिटर्मिनेशन, फॉर्मूला ऑफ क्रिस्टल डिटर्मिनेशन कर सकते हैं। तो ये 2 चीज़ों के लिए हमें क्या चाहिए, ये नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने हैं पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये हुआ कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट सेल। ओके, नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट सेल फॉर सिंपल यूनिट सेल, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल एंड फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। ओके, अभी आगे जाके हम एक नया कंसेप्ट स्टार्ट करेंगे जिसमें हम पार्टिकल की पैकिंग के बारे में बात कर रहे हैं, पार्टिकल्स कैसे रखते हैं इसकी बात करने वाले। ठीक है, तो अगर पैकिंग की अगर हम बात करते हैं तो पैकिंग में हम देखने वाले हैं क्लोज्ड पैक्ड स्ट्रक्चर, क्लोज्ड पैक्ड पैक्ड स्ट्रक्चर्स की। ओके, सो अभी क्लोज्ड पैक्ड स्ट्रक्चर, क्रिस्टल का स्ट्रक्चर अगर मुझे जानना है, ओके, देन इन सॉलिड स्टेट constituent particles, constituent particles are considered as स्पीयर। तो हर एक पार्टिकल को हम सॉलिड स्टेट में अगर क्रिस्टल के स्ट्रक्चर की स्टडी करना चाहते हैं, उसके अरेंजमेंट देखना चाहते हैं, तो हर एक पार्टिकल, वो एटम होने दो, मॉलिक्यूल होने दो, या फिर
आयन होने दो, उसको हमने क्या कंसिडर किया है, एक स्पीयर कंसिडर किया है, एक स्पीयर कंसिडर किया है। और स्पीयर अगर हम लेते हैं, समझो कि अगर आपको ये अरेंजमेंट सीखनी है तो आप ये मार्बल के साथ कर सकते हो, जो उसको हम गोटी बोलते हैं, उसके साथ आप अच्छी तरह से सीख सकते हो। ओके, मैं आपको एक डेमो के लिए दूंगा बैंगल्स के मदद से। लेकिन अगर मुझे स्पीयर्स को रखना है, ओके, तो कितने डायमेंशन है हमारे पास, हम सिंगल 1 डायमेंशन में रख सकते हैं जिसको हम 1D बोलते हैं, या फिर 2 डायमेंशन में रख सकते हैं जिसको हम 2D बोलते हैं, या फिर हम 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट इसकी कर सकते हैं। ओके, अगर 1 डायमेंशन में मुझे पार्टिकल कोई भी मैं अगर स्फीयर रखना चाहता हूँ तो 1 डायमेंशन में मुझे मेरी जो अरेंजमेंट होगी वो सिंगल अरेंजमेंट होगी, जिसमें मैं क्या करूँगा कि एक लाइन में मैं सारे स्पीयर को लगा दूंगा, और इसमें क्या करेंगे, हम स्पीयर टचिंग टू ईच अदर रहेंगे कि हर एक स्पीयर एक दूसरे स्पीयर को टच हो रहा है। ओके, स्पीयर है और हम सॉलिड स्टेट में मॉलिक्यूल्स होने दो, एटम्स होने दो, या फिर आयंस होने दो, इसको क्या कर रहे हैं, स्पीयर कंसिडर कर रहे हैं। और जब भी कभी अरेंजमेंट करेंगे तो हम अरेंजमेंट कैसे करेंगे कि जिसमें हर एक स्पीयर, हर एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल को जस्ट टच कर रहा है, इस हिसाब से हम अरेंजमेंट करने वाले। ओके, तो 1 डायमेंशन में अगर हम अरेंजमेंट करते हैं तो एक सिंगल लाइन बनेगी, कितनी भी बड़ी बनाओ, उसमें क्या होगा, हर पार्टिकल दूसरे पार्टिकल को, उसके नेक्स्ट पार्टिकल को क्या होगा, कनेक्टेड रहेगा, नेक्स्ट पार्टिकल को कनेक्टेड रहेगा। ठीक है, तो ये हो गई आपकी सिंगल लेयर वाले अरेंजमेंट, या फिर इसको हम 1 डायमेंशन अरेंजमेंट बोलते हैं। अभी 1 डायमेंशन अरेंजमेंट में क्या हो रहा है, देखो 1 डायमेंशनल अरेंजमेंट वन डायमेंशनल अरेंजमेंट में क्या हो रहा है कि एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल को टच होके एक लाइन बना रहे हैं हम लोग। ठीक है, तो इधर एक पार्टिकल ज़्यादा से ज़्यादा कितने लोगों के कांटेक्ट में आ रहा है, 2 पार्टिकल्स के, उसके एडजेसेंट 2 पार्टिकल के। तो जो हम बताते हैं इसमें क्या बता रहे हैं, हम कोऑर्डिनेशन नंबर बता रहे हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर की बात कर रहे हैं। और ये कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आता है, 1 डायमेंशनल अरेंजमेंट के लिए कोऑर्डिनेशन नंबर जो है वो 2 है। मतलब एक पार्टिकल जो ये पार्टिकल है ये 2 के साथ कोऑर्डिनेट हो रहा है। ओके, तो कोऑर्डिनेशन नंबर सॉलिड स्टेट में कैसे बताते हैं, द नंबर ऑफ पार्टिकल्स touching to or touching or directly contact। ओके, तो एक पार्टिकल का कोऑर्डिनेशन नंबर अगर बताना है तो मुझे क्या कंसिडर करना पड़ेगा, उस पार्टिकल को टच होने वाले या फिर डायरेक्टली कांटेक्ट में आने वाले पार्टिकल्स को काउंट करना है। तो 1 डायमेंशन में अगर मैं स्पीयर को अरेंज करता हूँ, मैं कोई भी कांस्टेंट पार्टिकल को अरेंज करता हूँ, तो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है, 2 होता है, क्योंकि 1 डायमेंशन में एक ही लाइन बनने वाली है। ओके, अभी 2 डायमेंशनल अरेंजमेंट की अगर बात करते हैं तो 2 डायमेंशनल अरेंजमेंट में क्या क्या केसेस हो सकते हैं, देखते हैं। टू डायमेंशन अरेंजमेंट या फिर 2 डायमेंशन स्ट्रक्चर।
टू डायमेंशनल स्ट्रक्चर में भी मुझे पार्टिकल्स को रखना है। ओके, ये मेरी वन डायमेंशन की अरेंजमेंट है। इधर दो पॉसिबिलिटीज़ है और दो पॉसिबिलिटीज को मैं ड्रॉ कर रहा हूँ नहीं, और एक लाइन बनाते हैं वन डायमेंशन की। तो देखो सेकंड लेयर जो हम बनाएंगे टू डायमेंशन के लिए, इसमें हम दो पॉसिबिलिटी रख सकते हैं कि जैसे हमने फर्स्ट लेयर रखी है वैसी ही सेकंड लेयर रखेंगे। मतलब नेक्स्ट लेयर के जो स्फीयर होंगे, सेकंड लेयर के जो स्फीयर होंगे या फिर सेकंड लाइन के जो स्फीयर होंगे वो एग्जैक्टली नीचे आएंगे। ठीक है। या फिर दूसरी एक अरेंजमेंट कर सकते हैं जिसमें क्या करेंगे, हम सेकेंड लाइन का जो स्फीयर है वो इन बिटवीन द फर्स्ट लेयर के स्फीयर के इन बिटवीन रखेंगे, या ऐसे अरेंज कर सकते हैं। ओके, सो फर्स्ट लाइन के एग्जैक्टली नीचे सेकेंड लाइन लगाने का है, ये एक अरेंजमेंट हो गई। और फर्स्ट लाइन के स्फीयर के इन बिटवीन स्फीयर लगाना है, ये दूसरी अरेंजमेंट होगी। ये जो अरेंजमेंट हो रही है इसको बोलते हैं स्क्वायर क्लोज पैकिंग, और इसको बोला जाता है हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग इन टू डायमेंशन। तो अरेंज करके दिखाता हूँ मैं आपको बैंगल की मदद से। तो देखो ये क्लियर होगा पिक्चर, थोड़ा सा बैंगल के हिसाब से हम अरेंज करते हैं। ठीक है, तो ये देखो स्क्वायर क्लोज पैकिंग क्या करने का है, हर एक बैंगल पहले जो लाइन लगाई है उसके नीचे, करेक्ट नीचे लगाने का है। ये हो गई थर्ड लेयर। ये हमारी थर्ड लाइन बन गई। ठीक है, अभी अगर हम इसमें काउंट करते हैं कोई भी एक पार्टिकल लेके, तो वो पार्टिकल कितने लोगों के डायरेक्ट कांटेक्ट में आ रहा है उसको देखने का है, उसको बोलेंगे हम कोऑर्डिनेशन नंबर उस पार्टिकल। अभी इस सेंटर के पार्टिकल को पकड़ो, तो ये सेंटर का पार्टिकल 1, 2, 3 और 4 के डायरेक्टली कांटेक्ट में आ रहा है, टच हो रहा है। ओके, अभी टचिंग कितना आ रहा है, कितने पार्टिकल के साथ वो टच हो रहा है या फिर डायरेक्टली कांटेक्ट में आ रहा है, 4 पार्टिकल के कांटेक्ट में आ रहा है। इसलिए स्क्वायर क्लोज पैकिंग इन टू डायमेंशन में हर एक पार्टिकल का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है, 1, 2, 3 और 4 होता है। 1, 2, 3, 4 होता है, बराबर है, क्योंकि 4 पार्टिकल के कांटेक्ट में वो आ रहा है। अगर हम हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग करते हैं किसमें, टू डायमेंशन में, उसमें क्या करेंगे, हम जो पार्टिकल्स हैं उसको बीच में अरेंज करेंगे। ठीक है, ये ऐसे। अभी अगर हम देखते हैं कि कोऑर्डिनेशन नंबर क्या आ रहा है, देखो ये फर्स्ट लेयर है, फर्स्ट लेयर के 2 पार्टिकल के बीच में, फर्स्ट लाइन के 2 पार्टिकल के बीच में हमने सेकेंड लाइन का पार्टिकल रखा है, दोनों के बीच में, इधर भी दोनों के बीच में आ रहा है। थर्ड लाइन में भी वही कर रहे हैं, जिसमें क्या कर रहे हैं, सेकेंड लेयर के 2 पार्टिकल के बीच में हम पार्टिकल्स को ऐड कर रहे हैं या फिर लगा रहे हैं। ठीक है, ये हो गया हमारी थर्ड लाइन। अभी देखो
अगर हम हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग 2 डायमेंशन में करते हैं तो मेरा हर एक पार्टिकल, अभी ये सेंटर वाला पकड़ो, कितने लोगों के कांटेक्ट में आ रहे हैं? 1 2 3 4 5 एंड 6। सो हेक्सागोनल पैकिंग में 2 डायमेंशन में कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है हर एक पार्टिकल का? 6 होता है। पार्टिकल का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है? 6 होता है। तो ये हो गई हमारी 2 डायमेंशनल अरेंजमेंट। ओके, 2 डायमेंशनल अरेंजमेंट हो। 2 डायमेंशनल अरेंजमेंट में क्या बताया मैंने? स्क्वायर क्लोज पैकिंग, और स्क्वायर क्लोज पैकिंग में कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है? कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है पार्टिकल का? 4 होता है। और हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में 2 डायमेंशन में कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है? कोऑर्डिनेशन नंबर होता है 6। कितना होता है? 6 होता है। ठीक है, ये हो गई हमारी 2 डायमेंशन की अरेंजमेंट, जिसमें हम क्या कर सकते हैं? फर्स्ट लाइन के एग्जैक्टली नीचे, या फिर जैसे फर्स्ट लाइन है वैसे ही सेकंड लाइन लगा रहे, वैसे ही थर्ड लाइन। और हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में सेकंड पॉसिबिलिटी हम अरेंजमेंट क्या कर सकते हैं? फर्स्ट लाइन लगा दी, 2 पार्टिकल के बीच में सेकंड लाइन के पार्टिकल रख रहे हैं, थर्ड लाइन में सेकंड लाइन के 2 पार्टिकल के बीच में लगा रहे हैं। अगर ऐसा हम रखते हैं तो इसमें हमें कोऑर्डिनेशन नंबर क्या मिल रहा है? 6 मिल रहा है। और ये जो हम कोऑर्डिनेशन नंबर बता रहे हैं ये 2 डायमेंशन के कोऑर्डिनेशन नंबर है। ठीक है, तो आगे चलते हैं और 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट की बात करते हैं। 3 डायमेंशन और 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर और अरेंजमेंट। ओके, अभी 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट अगर मुझे करनी है तो उसमें पॉसिबिलिटीज़ रखते हैं हम लोग। समझो हमने स्क्वायर क्लोज पैकिंग रखा है फर्स्ट लेयर में, स्क्वायर क्लोज पैकिंग किया है। अभी स्क्वायर क्लोज पैकिंग अगर हम करते हैं, फॉर एग्जांपल मैं 2 लेयर लगाता हूँ इधर, ये 2 लेयर बना दिए, 2 लाइन बना दिए जिसमें हम 2 डायमेंशन अरेंजमेंट कर रहे हैं। अभी 3 डायमेंशन में है क्या करेंगे? जो सेकंड लेयर बनाएंगे वो एग्जैक्टली पार्टिकल इसके ऊपर आएंगे, एग्जैक्टली इसके ऊपर पार्टिकल को रखेंगे। तो ये हो गई हमारी 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट, जिसमें हमने क्या कर दिया? एग्जैक्टली एक के ऊपर दूसरा। अभी ये जब मैंने बैंगल्स लिए हैं तो इसकी वजह से ये एम्प्टी स्पेस दिखती है, इससे मुझे 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर जो है वो अच्छी तरह से समझ में नहीं आता है। तो इसके लिए क्या करेंगे? मैं डायरेक्टली फिगर की तरफ चलता हूँ जो बुक में दी है। ओके, तो देखो 3 डायमेंशन में अगर स्क्वायर क्लोज पैकिंग हम करते हैं तो मुझे ये ऐसा स्ट्रक्चर मिलेगा। अगर आप मार्बल की मदद से करते हो तो ये ऐसा मिलेगा। ओके, रखना बहुत मुश्किल है, लेकिन अगर बनाते हैं वो स्ट्रक्चर तो कुछ ये ऐसा मिलेगा। ठीक है, तो ये जो स्ट्रक्चर मिलेगा इससे क्या होगा? आपको एक इस देखो क्यूब मिल रहा है। ठीक है, क्यूब मिल रहा है और इस क्यूब में देखो कॉर्नर को पार्टिकल से, तो ये क्या होगी? आपकी सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल होगी। क्या होगी? सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल होगी। और सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में देखो कोई भी एक पार्टिकल पकड़ो, अगर ये पार्टिकल है तो ये पार्टिकल कितने लोगों के कांटेक्ट में आ रहे हैं? देखो 1 2 3 और 4, इसके साइड वाला एक 5 और इसके आगे वाले लेयर का एक 6। तो इसमें जो कोऑर्डिनेशन नंबर बनेगा 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट में, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा? 6 होगा। कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा? 6 होगा। अगर सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल बनती है तो उस केस में कोऑर्डिनेशन नंबर कितना बनेगा? 6 बनेगा।
ठीक है। तो ये है हमारा 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट स्क्वायर क्लोज पैकिंग का। ओके, अभी 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट करते हैं जिसमें हम हेक्सागोनल 2 डायमेंशन की बात करेंगे। तो हेक्सागोनल 2 डायमेंशन की अगर बात करते हैं तो 3 डायमेंशनल पैकिंग में मैंने बता दूँ मैं आपको कि कोऑर्डिनेशन नंबर जो रहेगा, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या रहेगा हर एक पार्टिकल का 6 होता है। स्क्वायर क्लोज पैकिंग में 2 डायमेंशन में कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होता है। स्क्वायर क्लोज पैकिंग में 3 डायमेंशन में कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है, याद रखो इसको, ठीक है। तो सेकेंड अरेंजमेंट हमने जो की थी 2 डायमेंशन में, इसको ही 3 डायमेंशन में कन्वर्ट करते हैं। तो सेकेंड क्या किया था हमने, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग किया था। हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग किया था, ठीक है। और हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग करते हैं और इसमें क्या कर रहे हैं हम लोग, एक पॉइंट बनाते हैं, प्लेसिंग सेकेंड लेयर। सेकेंड लेयर को मुझे प्लेस करने का है। तो सेकेंड लेयर को कैसे प्लेस करेंगे देखते हैं। इसको थोड़ा सा मैं बैंगल के हिसाब से आपको बताता हूँ, तो विल अंडरस्टैंड विद द हेल्प ऑफ बैंगल्स, so that you will clear the idea, you will get the idea what we are trying, okay। तो एक लेयर बनाते हैं जो हमने 2 डायमेंशन में बनाई थी उसको, उसके बाद ये हमने सेकेंड लाइन लगा दी। ये क्या हो गया, सेकेंड लाइन। तो इसके ऊपर मुझे क्या करने का है, सेकेंड लेयर को लगाने का है। और सेकेंड लेयर लगाने के लिए मैं वापस बैंगल ले रहा हूँ। तो अब सेकेंड लेयर जब मैं लगाऊंगा तो सेकेंड लेयर मुझे ऐसे लगाने की है, ये जो तीनों के बीच में जो डिप्रेशन बनेगा उस डिप्रेशन के ऊपर मैं क्या कर रहा हूँ, ये पार्टिकल्स को लगा रहा हूँ। और जैसे ही हमारी फर्स्ट लेयर है वैसे ही अरेंजमेंट कर रहे हैं, 2 के बीच में एक पार्टिकल को अरेंज कर, ठीक है। अभी अगर हम देखते हो तो देखो ये जो फर्स्ट लेयर के पार्टिकल्स हैं जो डायरेक्टली कांटेक्ट में आ रहे हैं, इसके ऊपर हमने ये सेकेंड लेयर का पार्टिकल लगाया है, ऊपर वाला पार्टिकल। तो इससे क्या होगी, ये 4 पार्टिकल 1 2 3 और ये ऊपर वाला एक 4, इसके बीच में एक एम्प्टी स्पेस क्रिएट हो रही है, ओके। और ये एम्प्टी स्पेस कितने पार्टिकल ने कवर किए, 1 2 3 4 पार्टिकल ने कवर किए, ओके। और दूसरी तरफ देखते हैं तो ये जो एम्प्टी स्पेस बन रही है दिस, और इसको कितने पार्टिकल कवर कर रहे हैं, देखो ये पहले लेयर के 1 2 3 और ये ऊपर के लेयर के 1 2 3, तो ये टोटल 6 पेयर ने क्या किया, इसको कवर किया हुआ है, ओके। 6 पेयर ने कवर किया हुआ है। तो इसकी वजह से जो एम्प्टी स्पेस बन रही है वो 2 टाइप की बन रही है, एक जो 4 पार्टिकल से कवर है और एक जो 6 पार्टिकल से कवर हुई है। तो एम्प्टी स्पेस को ये हमारे अरेंजमेंट हो गई। और इसके बाद में हम
थर्ड लेयर लगा सकते हैं। देखो थर्ड लेयर कैसे लगाने की है। थर्ड लेयर एक तो आप एग्जैक्टली फर्स्ट लेयर जैसी ही लगा सकते हो, जो फर्स्ट लेयर है एग्जैक्टली वैसी लगाओ, ये एक अरेंजमेंट हो सकती है। या फिर थर्ड लेयर को अरेंज करते टाइम आप क्या करो कि ये जो चार पार्टिकल का जो लेयर है उसको आप कवर करते हैं। ये चार पार्टिकल की एम्प्टी स्पेस बनी है उसको क्या करो कवर करते हैं। ये ऐसे लगा सकते हो। ये कुछ अरेंजमेंट ऐसी बनेगी। ये बैंगल्स की मदद से थर्ड लेयर लगाना और उसको समझ में लेना डिफिकल्ट है। तो मैं बता देता हूँ बैंगल्स के हिसाब से आप 2 लेयर तक अंडरस्टैंड कर सकते हो। तो देखो हेक्सागोनल क्रॉस पैकिंग में अगर हम प्लेसिंग सेकेंड लेयर करते हैं तो हमें क्या मिला, एक एम्प्टी स्पेस मिली जिसको क्या कर रहे थे, 4 पार्टिकल जो है वो कवर कर रहे थे। और एक एम्प्टी स्पेस मिली जिसमें क्या हो रहा था कि 6 पार्टिकल्स कवर कर रहे थे। अभी अगर इस एम्प्टी स्पेस को हम क्या बोलते हैं, देखो दी एम्प्टी स्पेस between the particles is called void. This is called as void. Okay. और ये एम्प्टी स्पेस कैसी है, 4 पार्टिकल ने कवर किया है, तो ये जो है ये अपने रेगुलर टेट्राहाइड्रॉन का स्ट्रक्चर बन रहा है। रेगुलर टेट्राहाइड्रॉन का स्ट्रक्चर जो है वो बन रहा है। तो ये टेट्रा क्या हो गई, 1 2 3 4, इसको क्या है अपेक्स है, तो इसको हम बोलेंगे, ये जो है इसको बोलेंगे टेट्राहेड्रल वॉइड, इसको बोलेंगे टेट्राहेड्रल वॉइड। और ये जो स्ट्रक्चर बन रहा है ये कैसा है, ऑक्टाहेड्रॉन का बन रहा है। ऑक्टाहेड्रॉन का स्ट्रक्चर बन रहा है। तो ये क्या हो गया आपका, ऑक्टाहेड्रॉन का स्ट्रक्चर बन रहा है। तो इसको 1 2 3 4 5 6, सो ये कितना हो गया, एक्सिस 1 2 3 6 7 8, तो ये इसको बोलेंगे हम ऑक्टाहेड्रल वॉइड। तो अगर हम फर्स्ट लेयर के ऊपर सेकेंड लेयर लगाते हैं तो इसको हमें एम्प्टी स्पेस क्रिएट होती है। और एम्प्टी स्पेस क्रिएट कैसे होती है, 2 टाइप की एम्प्टी स्पेस क्रिएट हो रही है। एक में जो एम्प्टी स्पेस है वो 4 पार्टिकल ने कवर की है, दूसरे में जो एम्प्टी स्पेस है वो 6 पार्टिकल ने कवर की है। जो 4 पार्टिकल ने कवर की है उसको टेट्राहेड्रल वॉइड बोलने का, और जो 6 पार्टिकल ने कवर किए उसको ऑक्टाहेड्रल वॉइड। तो ये अगर हम लेयर लगाते हैं तो ऐसे कितनी ऑक्टाहेड्रल और टेट्राहेड्रल वॉइड बनती हैं। ओके, तो
the number of octahedral void is equal to number of particles present in crystal. Okay, so for example, consider there are n number of particles, then number of octahedral void is equal to n. अगर n नंबर ऑफ पार्टिकल आपने रखे तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड कितनी होती है, n होती है. एंड द नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल पार्टिकल, नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड, स्पेलिंग गलत हो गया, नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड इज इक्वल टू 2n. सो जितने ऑक्टाहेड्रल वॉइड बनेंगे एग्जैक्टली डबल क्या होंगे, टेट्राहेड्रल वॉइड बनेंगे, एग्जैक्टली डबल टेट्राहेड्रल वॉइड बनेंगे. ये हो गया आपकी प्लेसिंग सेकेंड लेयर अबव द फर्स्ट लेयर. ओके, तो थर्ड लेयर हमें लगाने की है, और थर्ड लेयर लगाने के बाद क्या क्या मिलता है उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे.